नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे ना केवल बच्चों को बल्कि उनके पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आज का सेशन बहुत संजीदा है। संभव है कि थोड़ी ही देर बाद YouTube इस विषय पर हमारे इस वीडियो को दबा दे, क्योंकि इस YouTube के द्वारा इस तरह के जो वर्ड्स हैं उन्हें दबा दिया जाता है। आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो अपने गार्जियंस के साथ, अपने पेरेंट्स के जितने भी मित्र हैं उनके साथ, अपने मित्र साथियों के साथ जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनसे जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में YouTube इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन डाल देगा कि इसे आप देख नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी एज के हिसाब से सही नहीं है। संभवतः ये जानकारी YouTube की जिम्मेदारियों में होगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके साथ एक ऐसा विषय साझा करना जिसके चलते किसी बहुत बड़े बुद्धिजीवी, जिनको आज तक लोग पढ़ाई का पर्याय मानते हैं, कलाम साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। लेकिन जब इन्होंने ये बात कही थी तब लोग इस वर्ड को तो प्रत्यक्ष रूप से ले लिए कि एजुकेशन से दुनिया को बदला जा सकता है, एजुकेशन से पूरी तरह से वेपन की तरह से वेपनाइज किया जा सकता है। लेकिन सही मायने में अब्दुल कलाम साहब के जीवन का वो लाइफ एक्सपीरियंस लेना भूल गए थे। जब कलाम साहब ने कहा था कि वो एक बार एयरफोर्स पायलट के लिए अपने आप को ट्रायल देने गए थे, एयरफोर्स पायलट के इंटरव्यू में गए थे, कुल 8 लोग सेलेक्ट होने थे, कलाम साहब 9वें थे और उन्हें एयरफोर्स पायलट होने से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन आज वही एयरफोर्स कलाम साहब के प्रयोगों का लोहा मानती है, कलाम साहब के द्वारा दिए गए जो भी आविष्कार हैं उनका लोहा मानती है। कलाम साहब की बातों को जिन्होंने अपने जीवन में प्रेरणा माना है, शायद उनके जीवन में जो फेलियर्स थे उनसे भी किसी ने प्रेरणा ली होती तो आज हम इस सेशन को डिस्कस ना कर रहे होते। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर एक शहर है जिसका नाम है कोटा, और कोटा में हाल ही की जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खी बनकर तैर रही है वो ये है कि यहां पर एक साल में अब तक 23 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, और मात्र 24 घंटे में यानी कल रविवार के दिन 2 बच्चों ने सुसाइड किया। क्या है कारण? जिनको नहीं पता, जिनके बच्चे छोटे हैं, उन्हें इसलिए जानना चाहिए कि कोटा में ऐसा क्या है। क्या कोटा कोई प्रेशर फैक्ट्री है? क्या कोटा को लेकर कोटा फैक्ट्री नाम से फिल्म बनी, वेब सीरीज बनी, लोगों ने देखी, लेकिन अल्टीमेटली कोटा में ऐसा क्या है, क्यों है? ये सारी बातें आज आपके साथ साझा करेंगे। क्यों करेंगे साझा, उसके पीछे भी मैं थोड़ा सा आपको अपना इतिहास बता देता हूं। मेरा कोटा के साथ पुराना नाता रहा है। मैं कोटा के अंदर लगभग 6 साल तक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में अध्ययन और अध्यापन का कार्य कराता रहा हूं। ऐसी स्थिति में मुझे कोटा के अनुभव विद्यार्थियों के रूप में और कोटा के शिक्षक के रूप में है, इसलिए मैं आपको जो एक्सपीरियंस साझा करूंगा उन्हें आप मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस के रूप में भी सुन सकते हैं, और इसीलिए आप अमल में जब उन्हें लेकर आए तो आप संभवतया आप उन्हें अपने जीवन में बहुत अच्छे से मान भी पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग 10th के बाद अपने लिए फ्यूचर डिसाइड करने की तैयारी कर रहे होते हैं, आप में से बहुत सारे मित्र अब तक किसी ना किसी प्रकार की पढ़ाई कर चुके होंगे, लेकिन 10th में वो एक पड़ाव आता है जब उनको कहा जाता है कि बताओ आपको क्या बनना है। आपको टीचर बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको क्या बनना है? आपके दिए गए उन विकल्प ऑप्शंस में से आपके पास जो सबसे प्रतिष्ठित ऑप्शंस चूज करने का आधार दिया जाता है, उसमें असल मायने में आपके अनुभवों की कमी होती है, और पेरेंट्स को जो सोसाइटी ने सुझाए हुए ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को मानने की जबरदस्ती होती है, जिनमें सबसे ऊपर ऑप्शन आता है कि डॉक्टर बना दो बच्चे को या इंजीनियर बना दो। संभवतया ये इसलिए भी है क्योंकि देश के अंदर यही 2 जॉब ऐसी हैं जिन्हें रिसेशन का सबसे कम सामना करना पड़ता है। अगर किसी के पास प्रोफेशनल ये 2 डिग्रियां हैं तो वो अपना जीवन गुजर बसर कर सकता है। हालांकि यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है। प्रेजेंट इस तरह से की जाती है कि आईआईटीएन बन गए या इंजीनियर बन गए, एनआईटीएन बन गए तो जॉब लग ही जाएगी। सच्चाई इससे काफी परे है, क्योंकि मैं खुद आईआईटी से पास आउट हूं। मुझे मालूम है कि आईआईटीज में भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, बट क्योंकि इसके पीछे बड़ा सिस्टम चलता है, बहुत बड़ा पूरा मार्केट है कोचिंग संस्थानों का, ऐसी स्थिति में कभी भी आपके सामने ये डार्क रियलिटी नहीं लाई जाती कि हर बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से आपको सपना बेचा जाता है कि आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। सच्चाई इससे भी परे है, और पर यह है कि आज बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही नॉमिनल कीमत पर अपनी प्रैक्टिसेस दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं
आप लोग जिन्हें देखते हैं, कुछ एक चुनिंदा आईआईटीएंस जिन्हें करोड़ों के पैकेज मिले, कुछ एक चुनिंदा डॉक्टर्स जिन्हें एम्स से पढ़ने का मौका मिला, बस उन कुछ एक के चलते कितने सारे नौनिहाल हमारे अपने जीवन को शुरुआत से ही यानी 10th के बाद से ही एक ऐसी दिशा भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं कि उसके परिणामों में एक बाई प्रोडक्ट के रूप में डेथ भी निकल कर आती है। मेरे प्यारे साथियों, सुसाइड इस सोसाइटी की वो डार्क रियलिटी है जो सोसाइटी हमारे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर कुकर बनाकर उनके ऊपर प्रेशर रोपती है। जब वो बच्चे का जो माइंड प्रेशर कुकर बनकर फटता है तो वो संभवतया सुसाइड को ही एक विकल्प के रूप में चुनता है। क्या कारण है कि बच्चे सुसाइड चुनते हैं, उसके पीछे की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर और इंजीनियर उन प्रमुख विकल्पों में से है। मैंने कुछ दिनों पहले एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि हमारे 70% से ज्यादा इंजीनियर देश में ऐसे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, जिन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। यही हाल डॉक्टर्स के भी हैं। वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक लास्ट रिसोर्ट के रूप में खोलकर रखते हैं। इवन अब हॉस्पिटल्स में नए रिक्रूटेड जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ ये किया जा रहा है कि आप लोग प्रोजेक्ट बेस्ड जुड़ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जुड़ जाइए, इतने मरीज देखोगे तो इतना सैलरी मिल जाएगा, अगर मरीज नहीं आए तो सैलरी नहीं मिलेगी। ये रियलिटी है, लेकिन बच्चों से इसे दूर रखा जाता है क्योंकि उन्हें सपने बेचने हैं। और वही बच्चे जब सपने देखने निकलते हैं तो उन्हें दिखाया जाता है किसी एक आईआईटीएन को करोड़ों रुपए का पैकेज बना, वो पूरी तरह सुर्खी बन चुका होता है। किसी एक डॉक्टर ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, वो पूरे शहर के लिए मिसाल बन जाता है। लेकिन इतने सारे डॉक्टर उस शहर में हैं, उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। खैर, हम इससे आगे और बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर इंजीनियर बनने के एग्जाम्स होते हैं। अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी आपको यह जानकारी हो, और अगर हैं तो भी मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको ध्यान पड़ जाए कि ये कंपटीशन है कैसा। डॉक्टर बनने के लिए देश में नीट का एक एग्जाम लिया जाता है और इंजीनियर बनने के लिए देश में जेईई का एग्जाम लिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, नीट और जेईई दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स में कहां स्टैंड करते हैं, आइए एक बार के लिए नजारा देखते हैं। दुनिया का अगर आप गूगल करके ये सर्च करेंगे कि सबसे मुश्किल परीक्षा कौन सी है, तो सबसे पहले परीक्षा आती है गोवाकाओ, जो भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक इसी प्रकार से आईआईटी जेई का एग्जाम, जो इंडिया का एग्जाम है, आईआईटीज में एडमिशंस के लिए है, ये दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना गया है। नंबर 3 पर यूपीएससी आता है। इसके बाद में इंडिया के ही अन्य एग्जाम्स में गेट के एग्जाम को भी इसमें टॉप जो टफ एग्जाम्स हैं उनमें शामिल किया गया है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आईआईटी जेई एग्जाम की। आईआईटी जेई की जब चर्चा करते हैं तो उसी समय पर एक एजुकेशनल सिटी कोटा की चर्चा निकल कर आती है। यदि आप में से कोई बालक कोटा के बारे में नहीं जानता है तो इतना ही कहा जा सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से संभवतया नहीं रहे होंगे। बस इतना ही कहा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर देश में 10 लाख बच्चे किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो उनमें से 2 लाख बच्चे कोटा में रहकर पढ़ रहे हैं। हर 5वां बच्चा जिस शहर में है उस शहर का नाम कोटा है, जो कि राजस्थान में है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो शहर का आप ओवरव्यू देख रहे हैं, ये जो आपको हाई राइट्स बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये बिल्डिंग्स या तो कोचिंग संस्थानों की हैं या फिर ये हॉस्टल्स की हैं जहां बच्चे रह करके पढ़ रहे हैं। ये पूरी तरह से, जब कभी आप कोटा के भ्रमण पर जाएंगे, कभी मौका निकालकर इस एजुकेशनल सिटी का टूर करेंगे, तो जैसे आप पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गियों को पलते हुए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको हॉस्टल्स में बच्चे दिखाई देंगे। आपको यह सुनने में बड़ा कड़वा सच लगेगा कि सर मुर्गी से तुलना कर दी गई है बच्चों की। मैंने तो फिर भी मुर्गी के अकल पर प्रेशर नहीं है, यहां तो बच्चों को प्रेशर भी दिया जा रहा है। और वो प्रेशर किस चीज का है, कैसा है वो माहौल जिसने बच्चे को इस प्रेशर कुकर में डाल दिया है, वो हार्श रियलिटी आज आप मेरे साथ इस टूर में सुनने वाले हैं। सुनेंगे इसलिए क्योंकि देश के प्रतिष्ठित अखबारों ने सुर्खी बनाई है कि 2 नीट एस्पिरेंट डाई बाय सुसाइड इन ए डे ऑफ राजस्थान कोटा, टोल गोज अप टू 22 दिस ईयर। ये सुबह तक की खबर थी, अपडेट हुई तो 23 तक पहुंच गई, और ये नंबर 8 सालों का हाईएस्ट नंबर है। 2 स्टूडेंट 6 घंटे के अंदर मारे गए, मारे नहीं गए। ये वो वाली पिक्चर का अगर आपको सीन याद हो, 3 इडियट मूवी के अंदर आमिर खान के द्वारा एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जाता है कि जब वो उनका एक मित्र सुसाइड करता है तो प्रेशर सिस्टम द्वारा जनरेटेड है। बस यही रियलाइज कराने में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री बना हुआ है कोटा। एक नंबर के रूप में अगर मैं बात करूं आपसे, ऑन एन एवरेज एक बच्चा
कोचिंग में लगभग 1.5 लाख रुपए की फीस पे करता है जब वो वहां पढ़ने जाता है। आप नंबर निकालिएगा, कैलकुलेटर निकालिएगा और बस इन नंबर्स को कैलकुलेट करके देखिएगा। ऑन पेपर ये डेटा है कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं। 2 lakhs मल्टीप्लाई बाई 1.5 लाख, ये तो कोचिंग की फीस हो गई जो कोटा में पी की गई। यानी लगभग अगर आप नंबर्स को जोड़ें, अगर मैं सही से जोड़ पा रहा हूं तो 3,000 करोड़ से ऊपर का ये नंबर निकल कर आएगा। अब जो बच्चा वहां रहने गया है, उस रहने वाले बच्चे को वहां रहने के नाम पर मिनिमम 10,000 रुपए प्रति माह का रूम लेना है। उसी में उसको हॉस्टल के खर्चे यानी कि खाने पीने के खर्चे निकालने हैं, मोबाइल रिचार्ज करना है और स्टेशनरी खरीदनी है। यानी पेरेंट्स उसके ऊपर एक साल में लगभग 1.25 लाख रुपए रहने का खर्च करते हैं। अगर 2 लाख बच्चे वहां पर हैं कोचिंग में, अगर वो 3,000 करोड़ का व्यापार कर दे चुके हैं, ये नंबर चेक कर लीजिएगा एक बार कितना मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आपके सामने बोल रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि ये कितना नंबर बन के आता है। इसके साथ साथ अब अगर आप 1.25 लाख रुपए प्रति बच्चे के मिनिमम, बेयर मिनिमम बता रहा हूं, कोटा के अंदर हॉस्टल्स ऐसे भी हैं जो 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए एक बच्चे से एक रूम में रुकने के महीने भर के ले रहे हैं। हॉस्टल्स का अपना व्यापार चल रहा है। अब आप नंबर को थोड़ा फला कर देखिएगा, 2 लाख बच्चे, इसी को आप सीधा सीधा 1.25 लाख से मल्टीप्लाई करके देखें, इतना ही बड़ा व्यापार और इंडस्ट्री हॉस्टल्स की भी बन गई है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए का जो ये व्यापार का मंडल है स्थापित हुआ है, संभवतः इसी कारण सोशल मीडिया पर कोटा को कोटा शहर नहीं, कोटा फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का इतना टर्नओवर नहीं होता जितना कोटा का एक साल का टर्नओवर है। सर ये तो अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था में पैसा आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इस अच्छी बात के पीछे जो छुपा हुआ है एक बार उसका भी पढ़कर देखते हैं। आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, कोटा के अंदर, क्योंकि यहां पर जो मुद्दा अभी हाईलाइट किया जा रहा है वो ये है कि बच्चे वहां पर टेस्ट की वजह से परेशान हैं। किसकी वजह से परेशान है, मैं आपका सीधा ध्यान वहां आकर्षित करता हूं ताकि आपको यह बात पता चले। क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर जो चीज तैर रही है वो एक वीडियो है जिसके अंदर एक बच्चा फ्लोर से गिरता हुआ दिखाया है। वो बच्चा यहां पर दौड़ते हुए, अपने उससे दौड़ते हुए और छठे फ्लोर से कूदते हुए दिखाया गया है। 2 बच्चों के सुसाइड को एक ही दिन में हो जाने से पूरा प्रशासन सदमे में है। पुलिस द्वारा इसके बारे में जांच की जा रही है। पुलिस कह रही है कि हमने कोचिंग संस्थानों से कहा हुआ था कि संडे को वो फंडे बनाकर रखें। संडे फंडे है, यानी कि संडे के दिन बच्चा पढ़ाई नहीं करे, उनको पूरी तरह से फ्री रखा जाए, इस तरह का प्रयास करें। लेकिन उन्होंने टेस्ट लिया था इसलिए ऐसा हुआ है। क्या केवल टेस्ट की वजह से? ये वो अल्टीमेट कॉज है कि आप टेस्ट के कारण ऐसा कर पाए। लेकिन संस्थानों की भी मजबूरी मैं आपको बताऊंगा, साथ में बच्चों की और परिवारों की भी मजबूरी बताऊंगा, और अंत में किसे सोचना है उस पर भी चर्चा करेंगे। यह सेशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस सेशन से बहुत सारे मेजर टेक अवेज होंगे, आप उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आप सबके परिवार से, आपके घर के नौनिहालों से, आपके परिवार के बच्चों से जुड़ी हुई घटना है। जब पेरेंट्स इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो उनका हृदय बैठ जाता है और वो ये सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि क्या और विकल्प दिए जा सकते हैं। मैं विकल्पों की भी चर्चा करूंगा। आप आज इस सेशन को इसलिए सुने क्योंकि मैं आपको खुद बहुत सारे अनुभव साझा कर रहा हूं। बीइंग एन IITian, बीइंग कोटा फैकल्टी, खुद 2 बार एग्जाम सिविल सर्विसेज के क्वालिफाई करके जब आपके सामने ये बात बोल रहा हूं, उसके बाद जब आपके साथ कोई अनुभव साझा करूंगा तो संभवतः उसमें कोई वेटेज होगा, इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। ये टोल है, जो नंबर है जो आपके सामने निकल कर आ रहा है कि बच्चों ने कब कौन से दिन, तारीखों को सुसाइड किया है। सुसाइड किए हुए बच्चों के द्वारा जो मैसेजेस वॉल पर लिखे गए हैं, बच्चा अपने आप को गिल्टी मानते हुए सुसाइड कर रहा है। इस तरह की सुर्खियां आम हो गई हैं। अब आपके लिए भी कोटा में सुसाइड की खबर सुनना संभवतः ज्यादा बड़ा असर ना डालती हो। जैसे आपके लिए एक समय कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो आपके लिए वो एक नंबर था। आज रोड एक्सीडेंट पर हर दिन कोई खबर आती है, आपके लिए वो भी एक न्यूज है कि हाँ, बस आप नाम पढ़ के देखते हैं कि कोई मेरा अपना तो नहीं है। इतना ज्यादा हम लोगों से डिटैच हो गए हैं। कोटा के साथ भी अब बच्चों के केस में यही हो रहा है। क्या हमारा समाज ये चाहता है कि ये जो नंबर्स हैं वो एक दिन पैमाने बन जाएं कि इस साल बताओ कितने सुसाइड हुए? जिस साल 0 सुसाइड था वो कोरोना काल था, जिस दिन कोई बच्चा कोटा नहीं गया था। लेकिन यहां से ऊपर की तरफ अगर आप चलते हैं तो 8 साल का हाईएस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट 2 लाख हैं, 4,000 टीचर पढ़ा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कोचिंग सेंटर कुल मिलाकर 10 जो बड़े हैं। अपने द्वारा कोचिंग्स के बच्चों को रखने के लिए 4,000 हॉस्टल्स, लगभग 40,000 पीजीज कोटा में काम कर रहे हैं।
ये मेरी खबर नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये कुछ टॉप कोचिंग संस्थान है, एलन, बंसल, रेजो, कैरियर पॉइंट, वाइब्रेंट, मोशन, आकाश, अन अकेडमी, फिजिक्स वाला, ये भी हाल ही में नए जुड़े हुए संस्थान हैं जो कि कोटा के अंदर, और कोटा में एक सिस्टम सा सेट है कि हर साल कोई नया कोचिंग खुलता है, कोई दो नया कोचिंग बंद भी होता है। टीचर्स का वहां पर अपना माहौल है। इतना ही नहीं, वहां पर जो ये 4000 आपने फैकल्टीज देखे हैं, इनमें से अधिकांश, मेजॉरिटी ऑफ फैकल्टीज आइदर वो आईआईटीएंस हैं या वो डॉक्टर्स हैं। इस तरह का हाई लेवल से यहां पर पढ़ाने का सिस्टम तैयार है। चलिए अब थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं आपको। साथियों, जब बात आती है कि कोटा में ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे एक नंबर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट क्या है? हमारे देश में जो 23 आईआईटीज इस समय काम कर रही हैं, उनमें 17,385 सीटें अवेलेबल हैं। और ये अब से शुरू होने वाली वो चर्चा है जिसे आप सब लोग बड़ा तसल्ली पूर्वक सुनिएगा। 17,385 सीट अवेलेबल हैं हमारी 23 आईआईटीज में, और ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, 20 जून 2023 की खबर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन सीटों के लिए अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या 10 लाख से ऊपर है। यदि ये 17,000 हो और नीचे 10 लाख हो, तो आपके पास नंबर निकल कर आता है 1000 में से 17 बच्चे सेलेक्ट होंगे। अगर ये नंबर निकल कर आता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो नंबर का जो टोल है आपके सामने 2022 10 लाख, ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है। 2019 में 12.5 लाख, ये बढ़ता रहता है। कोरोना का कारण भी हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इस प्रकार से जो बच्चे सेलेक्ट होकर निकल कर आते हैं, और इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, यदि ये नंबर 10 लाख है, तो इसमें से 2 लाख बच्चा कोटा में पढ़ रहा है। उनमें से आधा बच्चा नीट के लिए है, मेडिकल के लिए है, आधा बच्चा इंजीनियरिंग के लिए, या फिर 60-40 का रेशो है। ऐसी स्थिति में कोटा के अंदर सिलेक्शन पाने वालों का जो लेवल है, कंपटीशन का जो लेवल है, उसे आप एनालाइज कर सकते हैं। हालांकि कोटा के रिजल्ट जब निकल कर आते हैं, तो वो लोग कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं कि उनके यहां पर इतने सिलेक्शन हो गए, लेकिन वो सिलेक्शन को बड़ा ही स्मार्टली प्ले करते हैं। कैसे? अगर किसी को दिखाना है कि उसके यहां 4500 सिलेक्शन हुए हैं, अब वो कैसे प्रेजेंट करेगा इसको? अगर आप रिजल्ट्स को ध्यान से देखें, तो रिजल्ट्स के अंदर भी बड़ी तरीके से प्लानिंग की जाती है। क्या प्लानिंग की जाती है? रिजल्ट में बच्चे का नाम, फोटो दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। दूसरा बच्चा है, उसके नीचे लिखा हुआ है टेस्ट प्रोग्राम। तीसरा बच्चा लिखा हुआ है हमारे दूसरे सेंटर का बच्चा है, ये जयपुर सेंटर का है, ये फलाने सेंटर का है। रिजल्ट्स जब दिखाए जाते हैं, तो रिजल्ट्स के प्रेजेंटेशन में जितना परिवार वालों की आंखों में धूल झोंकी जाती है, अगर परिवार वाले कभी इस बात पर भी चेतना जगा लें अपने अंदर, तो वो पाएंगे कि अगर वो 10 कोचिंगों का विज्ञापन लेकर बैठ जाएं, तो उन्हें संभवतया 2 फोटो हर 10 में से सारी कोचिंग्स में कॉमन मिल जाएगी। टॉपर्स के रिजल्ट के एनालिसिस में जब आप देखेंगे, तो बड़ा ही कॉमन तरीके से टॉपर को, और ये सब जगह चल रहा है, चाहे आईआईटी हो, चाहे यूपीएससी हो, खुद टॉपर ये परेशान हो जाता है कि मैं कहां था। फिर कोचिंग वालों का ये होता है कि उसने मेरे से डिस्टेंस लर्निंग पढ़ी थी, उसने मुझसे ये पढ़ा था, उसने मुझसे ये पढ़ा था। घर वाले ये सोचकर हैरान होते हैं कि यार इस कोचिंग ने भी इतने बच्चे दे दिए, इस कोचिंग ने भी इतने बच्चे दे दिए। आप अपने एक्सक्लूसिव बच्चे नहीं बता पाते कि ये केवल और केवल मेरा बच्चा है। अगर उसने उसका डिस्टेंस लिया है, उसका क्लासरूम लिया है, दैट मींस आपका सिस्टम परफेक्ट नहीं है। फिर उस बच्चे को अपने यहां पर क्यों खींच कर ला रहे हो, या उस बच्चे को क्यों कोट कर रहे हो? इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? कारण क्या है कि आप लोग जब अपने बच्चे को एडमिशन देने के लिए भेजते हैं, तो आप नंबर देखकर पागल हो जाते हैं कि इस कोचिंग से इतना बच्चा निकला है। पढ़ कितना रहा है? बोले सर इस कोचिंग के पास 40,000 बच्चा पढ़ रहा है। सिलेक्शन कितना हो गया? 4000 बच्चे का सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़ा नंबर है सर। आप खुश हो गए, हमारे बच्चे का तो हर 10 में से एक तो होना ही, हमारा भी हो जाएगा। आप भूल जाते हैं कि यहां पर आपको ब्लफ किया गया है। खैर, नीट का भी जान लीजिए। नीट में 20 लाख से ऊपर बच्चों ने अप्लाई किया। क्वालिफाई नीट में बहुतों को कराया जाता है, क्योंकि कॉलेजेस में आपको मेरिट के आधार पर इनवाइट किया जाता है। लेकिन नीट का भी हाल ऐसा ही है। हजारों में सीट्स हैं, लाखों में बच्चों अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए एक बहुत ही फेमस डायलॉग कोटा को लेकर फेमस हुआ था कि आप कोटा से निकलकर बाहर जरूर आ जाएंगे, लेकिन कोटा आपके अंदर से बाहर निकलकर नहीं आता। कारण, क्योंकि आपने वहां उस दर्जे का कंपटीशन देखा है जिस कंपटीशन के चलते आप अपने अंदर निराशा का भाव लेकर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब भी कोई बच्चा कोटा पढ़ने गया है, यदि वो सेलेक्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर वो फेल हो गया, क्योंकि मैं जब संस्थानों में था, और सच मायने में आप जानेंगे तो मेरा कोटा छोड़ने का बहुत बड़ा कारण भी यही था। वो जो प्रेशर कुकर था,
उसमें जो बच्चे परेशान थे उनको कन्विंस करते करते यह समझ में मुझे आया कि यहां पर काउंसलिंग बड़े स्केल पर लोगों की जा सकती है। और आज जब भी मैं किसी सोशल सेमिनार में जाता हूं, किसी स्कूल के सेमिनार में, किसी कॉलेज के सेमिनार में एज ए स्पीकर जब जाता हूं, तब वहां पर केवल एक ही बात बोलने की उनसे गुजारिश करता हूं कि यदि हम आंख उठाकर पूरी तरफ शहर को देखें तो हम पाएंगे कि इस शहर का हर करोड़पति आईआईटीएन नहीं है, इस शहर का हर करोड़पति डॉक्टर नहीं है, इस शहर में कोई मिठाई वाला भी करोड़पति हो सकता है, इस शहर के अंदर कोई सब्जी वाला भी करोड़पति हो सकता है, पेंट वाला, ऑयल वाला, इवन अगर किसी व्यक्ति ने अपने काम में महारत हासिल कर रखी है तो चाट की दुकान चलाने वाला भी एक हल्दीराम जैसा ब्रांड बना सकता है। मुद्दा यह है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारे जीवन में सफलता आनी है तो ये कुछ फिक्स पैमाने हैं जिनसे आएगी, लेकिन सच मायने में मैंने वो फील्ड ही छोड़ दिया। और वो इसलिए छोड़ा क्योंकि उस फील्ड से ये मैसेज मेरे अंदर भी निकल कर आ रहा था कि क्या अल्टीमेट रिसोर्ट यही है बच्चों को सफलता दिलाने का? नहीं। आज मैं ओपनली बच्चों को हर दिशा में यही एक लाइन बोल रहा होता हूं कि अपने आसपास जो भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें देख लें। मैंने पूरे जीवन भर साइंस की पढ़ाई कराई, साइंस पढ़ी और पढ़ाई, लेकिन आज मैं साइंस नहीं पढ़ाता। आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को उठाकर देख लें, उसका पढ़ाई से और आज वो जो कर रहा है उसमें बेहद ही कोई कॉमन रिलेशन मिलेगा। आप उठाकर देख लीजिएगा, आप अगर किसी क्रिकेटर को देखते हैं, किसी एक्टर को देखते हैं, आप अगर किसी बिजनेसमैन को देखते हैं, आप किसी संस्थान को देखते हैं, उनके एजुकेशन से उनके व्यवसाय का कोई डायरेक्ट रिलेशन शायद ही स्थापित होगा। आईआईटीएंस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो देश के लिए अच्छे इंजीनियर बनकर इंजीनियरिंग में आगे बढ़ें। मैंने कुछ दिन पहले आपके सामने यूपीएससी के रिजल्ट्स शेयर किए थे। बना हुआ एक व्यक्ति आईआईटीएन है, लेकिन रिजल्ट्स में 1/4 यूपीएससी क्वालिफाई करके एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए। बोले सर देखा आईआईटीएन है तो वो यूपीएससी निकाल सकता है। नहीं भाई, उस बच्चे को तो कुछ भी दे दोगे वो सब निकाल देगा। आपने पहले उसको आईआईटी में भेजा था, वो आईआईटी निकाल लिया, उसको डायरेक्ट आप यूपीएससी की तैयारी कराते वो यूपीएससी निकाल लेता। मुद्दा क्या है? हमारे देश के अंदर अगर हम आंखें तलाश कर देखें तो हमें यह समझ में आने लगेगा कि जो प्रेशर हमारे बच्चों पर असल मायने में दिया जा रहा है उसकी आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता नहीं है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? वो गार्जियंस और ये हमारी सोसाइटी जो बच्चों को ये बताने में भूल जाती है, ये बताने में मिस कर जाती है। आप खुद से अपने व्यवहार में आकर देखिए ना। आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, हमारा बच्चा आईआईटीएन बन जाता है, एनआईटीएन बन जाता है, समाज में इज्जत बढ़ जाती है। जी कौन सा समाज? वो समाज जिसमें आप अपने बच्चे के बिना रहेंगे, वो समाज जिसमें आपका बच्चा डिप्रेशन में रहेगा, ऐसा समाज जिसमें आपका बच्चा जब पढ़कर लौटेगा तो कई सालों तक अपने अंदर केवल फेलियर का टैग लेकर घूमेगा। विचार कीजिए ना, 1000 में से 17 बच्चे को सिलेक्शन मिलना है, बाकी का क्या होगा? उस 983 बच्चे का क्या होगा जो कि पूरे साल पूरी जिंदगी अपने ऊपर फेलियर का टैग लेकर घूमेगा? क्या वो उसका फेलियर है? नहीं, सिस्टम का फेलियर है ना जी। सिस्टम शायद वो ऑप्शंस ही नहीं दे पाया जो उस बच्चे को जीवन में और कुछ अच्छा करने के मौके दे सकता था। समाज का फेलियर है ना जी, जो उस बच्चे को यह नहीं बता पाया कि बेटा तुम अगर आईआईटीएन नहीं बने तो जीवन में इतना कुछ है करने के लिए। सर क्या कुछ है करने के लिए, जरा बताइए ना, क्या नहीं है करने के लिए? आज मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मेरे पास में स्किल्ड एक भी व्यक्ति काम करने के लिए उपलब्ध नहीं है। मैं खुद उन्हें स्किल लर्निंग सिखाता हूं। कुछ दिनों पहले मैंने इसी कारण से टीचर्स का रिक्रूटमेंट किया ताकि उनको यह सिखाऊं कि पढ़ाना कैसे है। स्किल्ड युवा किसी भी सेक्टर में भूखा नहीं मरता। आप कहेंगे क्या है स्किल? आपको जो मेरे जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं, मेरे पीछे पूरी टीम खड़ी है, उनको पढ़ाने के लिए कोई संस्थान नहीं था। किसी ने उनको यह नहीं सिखाया कि बेटा वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, बेटा कैसे एसईओ के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है, बेटा किस तरह थंबनेल बनाया जाता है, बेटा किस तरह से कंटेंट क्रिएट किया जाता है, बेटा रिसर्च कैसे की जाती है। ये कोई नहीं सिखा रहा है। बोले सर ये तो आपका फील्ड हुआ ना। मैंने कहा कोई सा भी फील्ड ले लो यार। आज आप डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर को भी ये आवश्यकता है कि उसे कोई रिसर्च करके ये बताए कि आने वाले समय में कौन सी सीजनल बीमारी ज्यादा आने वाली है, पर्यावरण परिवर्तन से कौन सी बीमारी को ज्यादा महत्व मिलने वाला है, कि ये बीमारी को अगर हमने टारगेट कर लिया तो बहुत अच्छा। और डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारा काम चल रहा है। मुद्दा कुल मिलाकर ये है साथियों कि जीवन में ऑप्शंस बहुत हैं, ये जानने के लिए पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं, क्योंकि हाल ही में जिस विषय को लेकर चर्चा हो रही है वो ये है कि कोटा के अंदर टेस्ट का प्रेशर था।
इसी कारण से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान एलन है, जिसके विद्यार्थी इतने मल्टी लेवल स्टोरी में उस पर बैठ करके जा रहे हैं, ये एस्केलेटर्स जो हैं इनके ऊपर टेस्ट देने जा रहे हैं। टेस्ट वाले दिन का भीड़ है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, मॉल टाइप की भीड़ आपको यहां दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल बना, सर ये टेस्ट क्या होता है? अब मैं आपको थोड़ा सा कोटा का सिस्टम समझा देता हूं, कोटा काम कैसे करता है, उसके बाद शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी, है ना, ताकि आप में से जिनके भी बच्चे अभी कोटा जाने वाले हैं वो भी समझ लें, और जो कोटा जाके आ गए हैं वो भी इससे अपने आप को रिलेट कर लें, और जिनको कोटा के बारे में मिस्ट्री है कि कोटा करता क्या है, कैसे करता है, वो भी समझ लें। ये कोटा के कुछ विज्ञापन हैं। कोटा के जब भी आप शहर में एंट्री करेंगे, रेलवे स्टेशन से उतरेंगे, तो आपका नजारा ध्यान जो सबसे पहले पड़ेगा वो किसी होर्डिंग पर पड़ेगा, और होर्डिंग आपको यह बताएगी कि टॉपर उसी ने दिया है। कोचिंग इस तरह से आपको समझाएगी कि अगर वो ना हुए होते तो शायद टॉपर ही प्रोड्यूस ना हुआ होता। अब मैं आपको कोटा कोचिंग काम कैसे करती है, अब आप वो समझिएगा। थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं, और जिस कारण से सारी मुसीबतें आई अब वो भी समझिएगा। बच्चे पर प्रेशर कैसे आता है, मैं एज ए टीचर आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा उस संस्थान का जिसमें मैंने काम किया है, क्योंकि फिर आप रिलेट करने लगेंगे चीजों को। लेकिन यह मानिएगा कि उस संस्थान में पढ़ने के लिए भी लोग एंट्रेंस दिया करते थे, तब जाकर के उनका एडमिशन हुआ करता था। मैंने वहां पर लंबे समय तक टीचिंग का काम किया है, पढ़ाया है बच्चों को। होता क्या है मैं आपको अब वो बताता हूं। बच्चों को दिखाया जाता है कि हमारे इस संस्थान से टॉप 100 में इतने बच्चे निकल कर आए। कोई भी नंबर पकड़ लीजिए कि टॉप 100 में हमारे पास से 50 बच्चे सेलेक्ट हुए, और संस्थान यह दिखाता है कि हमारे यहां से टॉप 10 में 5 बच्चे निकल कर आए। आपका दिमाग तुरंत, और यह हमारी विज्ञापन की रणनीति कह लीजिए, कि टॉपर्स का विज्ञापन करके, इसीलिए एक शब्द बड़ा कॉमन है कोचिंग इंडस्ट्रीज में, टीचर कम्युनिटी में, और ये ध्यान से सुनिएगा, बड़ा कॉमन शब्द है, और वो शब्द है रैंकर और बैंकर। ये शब्द बहुत फेमस है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, इसको भी समझ लीजिएगा। रैंकर और बैंकर क्या है? जब आप किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, कोचिंग संस्थान ये बहुत अच्छे से जानता है कि इस बच्चे का 10th में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्कशीट आपकी बोल रही होती है। आपका वो एंट्रेंस टेस्ट लेता है, उस समय भी आपको वो बताता है कि बेटा आपका परफॉर्मेंस पुअर है, टेस्ट में आपने एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं किया है। लेकिन अब वो आपको सपने बेचता है, और हर जगह कोचिंग इंडस्ट्री में केवल यही चल रहा है। कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उठाकर देख लीजिए, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीएससी में मुश्किल से 700 बच्चे कुल मिलाकर सेलेक्ट हो रहे हैं। लाखों लोग अपना भविष्य उसके पीछे पागलों की तरह लगाकर पड़े हुए हैं। चाहे स्टेट पीसीएस देख लीजिए, सब में यही हाल है। और शायद इसीलिए, क्योंकि भाई साहब कोचिंग संस्थान वाले ही इसके पीछे दोषी नहीं है, आप लोगों की, जिस दिन आप विमुख नहीं होंगे तब तक कोई नहीं होगा। कोचिंग संस्थान ये बहुत अच्छे से जानता है, एक बच्चा रैंकर है जो रैंक लाएगा, और एक बच्चा बैंकर है जो उसको पैसा लाएगा। पैसा जो बच्चा लाएगा उसे क्या दिखाया जाएगा? आप जब रिसेप्शन पर पहुंचेंगे तो किसी 5 स्टार होटल जैसी आपको रिसेप्शन दिखाई देगी। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एयर कूलिंग करता हुआ एसी, रिसेप्शन पे खड़े हुए साफ सुथरे लोग, हर एक चीज बड़ी डिसिप्लिन्ड। आपको ऐसा लगेगा कि आहा, इतना अच्छा ना तो मेरा स्कूल था और ना ही कभी भविष्य में कोचिंग होगा, कॉलेज होगा। मैं जहां पहुंच गया, अब मेरे जीवन के लिए बेहतरीन जगह आ गई। अब वहां संस्थान आपको देखता है, टेस्ट लेता है और पहचानता है कि यह बच्चा यहां पर रोका कैसे जाए। आपको वहां की सुविधाएं बताई जाती हैं, एयर कंडीशनड क्लासरूम है, कंटेंट साथ में दिया जाएगा, बच्चे की टेस्ट की मॉनिटरिंग होगी, आपको भेजा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, बच्चे भर लिए जाते हैं। अच्छा साहब, जिन 100 रिजल्ट्स को आपको दिखाकर भरा गया, भरे गए 10,000 बच्चे। अब ध्यान से सुनिएगा साहब, ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने बच्चों के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अब आपको करना है नहीं करना है, आपका बच्चा है, आपको उसको कहां धकेलना है आप देखिएगा। ये सेशन लंबे होने वाला है और इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये संभवतः घंटे भर का सेशन भी बने, क्योंकि ये असल मायने में कोई न्यूज नहीं है, ये परिचर्चा है, और आप इस परिचर्चा में साथ में जुड़े, क्योंकि अल्टीमेटली ये सेशन आपको जीवन का एक ऐसा आयाम देने वाला है कि आपको उसके बाद में सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 10,000 स्टूडेंट ने किसी एक कोचिंग संस्थान के अंदर एडमिशन लिया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि वहां पर 2 ही क्लासेस चल रही हैं, एक 11th चल रही है, एक 12th चल रही है। 5,000 बच्चों को उन्होंने 11th में ले लिया, 5,000 बच्चों को 12th में ले लिया, और ये जो 12th वाले बच्चे हैं ये 11th वाले ही हैं जो 11th से 12th में माइग्रेट हुए हैं। ठीक है, एक बच्चे को क्लासरूम में कम से कम 150 बच्चों की भीड़ में बिठाकर रख दिया गया, यानी लगभग 35 से 40 बैचेस बना दिए गए। इंटरेस्टिंगली सुनिएगा,
एक 7-8 मंजिल की बिल्डिंग होती है। मैं शुरुआत में बोला था पोल्ट्री फॉर्म, आपको बिल्कुल पोल्ट्री फॉर्म की फीलिंग आएगी। 7-8 मंजिल की बिल्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 मंजिल की बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में यहां पर एक फ्लोर चल रहा है जिस पर मान लीजिए कि 15 क्लासरूम बने हैं। ऐसे ही 15 क्लासरूम, यहां 15 क्लासरूम, 15 क्लासरूम, ऐसे करके कम से कम 100-150 क्लासरूम उस पूरे की पूरे प्रेमाइसेस में बने हैं साहब। हर क्लासरूम में एवरेज 150 बच्चा पढ़ रहा है। पूरा फ्लोर, इतना स्कूल में बच्चा नहीं है, बच्चा स्कूल के नाम पर डमी एडमिशन लेकर बैठा हुआ है। उसको केवल और केवल स्कूल में अटेंडेंस लेनी है और पूरा सिस्टम सेट हो रखा है कि आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, आप तो कोचिंग रही है, आपको तो पढ़ना है। अच्छा साहब, अब ये जो बैंकर बच्चा है या रैंकर बच्चा है, इसका डिसीजन कैसे होता है, अब आप वो सुनिए साहब। आपको शुरुआत में इन 2 फ्लोर पर, मान लीजिए कि ये 11th का बच्चा था, 11th के बच्चे को इन 2 फ्लोर पर सेट कर दिया गया, पोल्ट्री फॉर्म की तरह, मुर्गी फॉर्म की तरह भर दिया गया, भर दिया साहब। ये जो मुर्गी फॉर्म की तरह बच्चा यहां पर भरा गया है, अब ये जैसे ही वहां पहुंचा है, अब देखिए पहुंचते ही उसके जीवन में क्या संकट आया वो सुनिएगा साहब। ये जो 10,000 बच्चा है ना, ये 10th पास करके पहुंचा है। और आजकल तो हालत ये हो गई है, क्लास 5th से कोचिंग चल रही है साहब, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कोचिंग चल रही है साहब। कोई बात नहीं, 10th पास की बात कर रहा हूं मैं तो, अभी जब मैं जिस जमाने में हुआ करता था उस जमाने की, अब तो हालात और बदल गए हैं साहब। तो सब 10th पास बच्चा जब आया है, वो परिवार का लाडला है। आप सब परिवार के लाडले हैं। आप चाहे कैसे भी आर्थिक स्थिति वाले घर में हो, परिवार वालों के लिए आप एकदम आंखों के तारे हैं। उनको आपके सिवा कोई प्यारा नहीं लगता। आप फेलियर हैं, आप पास कर गए हैं, कुछ भी है, आप सबसे प्यारे हैं। लेकिन मुसीबत, आपको यहां पर पहुंचाया गया बिना पेरेंट्स के। आपकी रोजाना सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लासेस लगा दी गई। सुबह 7 से लेकर 1 बजे तक पहला बैच चलेगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट चलेगी, और दोपहर 2 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में दूसरी शिफ्ट चलेगी साहब। शिफ्ट में कोचिंग चलती है साहब, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। आप मॉर्निंग बैचेस लेंगे या इवनिंग बैचेस, आपके ऊपर है साहब। ओके, अब ये जो बच्चा यहां पर भरा गया है, इस बच्चे को डे 1 में एक ओरिएंटेशन सेशन की तरह से कोचिंग के जो मालिक लोग हैं वो आते हैं और उनमें जोश भर जाते हैं कि तुम ही हो, तुम ही रिजल्ट लाओगे। उस जगह बैठा करता था वो बच्चा, टॉपर हो गया, तुम थे, तुम टॉपर हो गए। घर वालों की दरिद्रता तुम मिटाओगे, घर वालों को हवाई जहाज में तुम बिठाओगे, तुम ही हो, तुम ही हो। वो तुम्हारे अंदर एकदम डोपामाइन का ऐसा लेवल भर के जाएंगे कि तुम अपनी कुर्सी से 2 इंच ऊपर उठ के बैठोगे, या अधर बैठोगे। यस आई कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। यही तो कहा गया है कि मोटिवेशन एक ऐसा नशा है, वो उतरता भी है, क्योंकि आपको जिस समय मोटिवेट किया गया, आपको आपकी रियलिटी से साक्षात्कार नहीं कराया गया कि बेटा तुम जिनसे कंपटीशन करने जा रहे हो वो बच्चे 6-6 साल से कोचिंग कर रहे हैं। बेटा जिस स्कूल से पढ़कर आप आए हो, वहां पर आपको ये 4 चीजें जो बेसिक थी ये भी नहीं बताई गई। लेकिन जो दूसरा बच्चा जिससे आपका कंपटीशन है, वो सब पढ़कर बैठा हुआ है, लेकिन आपके अंदर जोश भर दिया गया। आप कुर्सी से उछल उछल करके बस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा, आई विल। सब कोटेशन। बच्चा जैसे ही उस ओरिएंटेशन सेमिनार से आता है, वो अपने कमरे में जाकर दीवारों पर बड़ी मोटिवेशनल पंक्तियां टांकता है। उसको लगता है बस अब तो मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आ गया साहब वो। अगले दिन बढ़िया सुंदर सा बैग लटका के वो कोचिंग के द्वार पहुंचता है। कोचिंग में उसको पोल्ट्री फार्म के अंदर चुग्गा डाला जाता है, दाना डाला जाता है। टीचर आता है, पहले टीचर मनोरंजन करता है, उसको मोटिवेट करता है, यस यू कैन डू इट। बच्चा कहता है यस आई कैन। ठीक है, टीचर पढ़ाना शुरू करता है। टीचर पढ़ाना शुरू करता है 7 से लेकर 1 बजे के बीच में, जो लगभग 6 घंटे की उसकी क्लासेस चलने वाली हैं। इसमें उसे खूब पढ़ाया जाता है। लगातार 4 क्लासेस उसकी हो गई, या फिर सवा घंटे की 4 क्लासेस, 15 मिनट का ब्रेक हो गया। एक बच्चा जो 10th तक बढ़िया स्कूल में सुबह जगता था, स्कूल जाता था, स्कूल में एक्सरसाइज करता था, स्कूल के सिस्टम में रहता था, पूरी तरीके से उसका ध्यान रखा जाता था, अब उसके साथ क्या हो रहा है, वो आकर के यहां पर प्रॉपर तरीके से 6 घंटे क्लास में बैठकर पढ़ रहा है। ध्यान से समझने की आवश्यकता है, ये आपको समझना है, एज ए गार्जियन समझना है, अपने बच्चे जब बड़े होते हैं उस लेवल पर भी समझना है। कैसे? ये जो बच्चा यहां गया है ना, इसमें सुबह 7 बजे जब वो जगा था, सही मायने में बताऊं, ना तो उसने प्रॉपर तरीके से सुबह का पानी पिया, ना वो प्रॉपर तरीके से फ्रेश हुआ, अपनी नित्य क्रिया भी वो ढंग से नहीं कर पाया। वो बच्चा आंधी आंखी मूंदते मूंदते वो यहां पर पहुंचता है। 1 से 2 कोचिंग वाले छुट्टी क्यों रखते हैं? ताकि वो मैस में जल्दी से जाके खाना खा ले। ठीक है साहब, ये बच्चा 7 से 1 के बीच में अपनी फिजिकल हेल्थ को किनारे रखते हुए दोपहर तक
या तो भूखा है या फिर जो वहां पर कोचिंग वालों ने अपनी कैंटीनें चला रखी हैं वहां पर वो जाके कुछ खा लेता है। वो भी अपने आप में कमाई का बड़ा साधन है, लेकिन चलिए इसको इग्नोर करते हैं। आ गया सब बच्चा, 1 बजे वो घर पहुंचता है। ये आपको इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग कोचिंग गए नहीं, इसलिए पता नहीं है। और मैं ये जो बता रहा हूं समझिए कि मैं खुद वहां से ही बोल रहा हूं, लाइव बोल रहा हूं, यूं समझिए। अब 1 बजे वो बच्चा निकल कर आया, 1 बजे आकर के उस बच्चे को मैस में जाकर खाना खाना है। और जो आपने 4 घंटे उस बच्चे को पढ़ाया है, ये जो 4 क्लासेस ली हैं, 6 घंटे की जो आपने क्लासेस ली हैं, यहां पर उस टीचर ने उसे इतना पढ़ाया है कि उसको लग रहा है कि अगले दिन जब बच्चा आएगा तो तैयार होकर आएगा। अच्छा साहब, यहां 1 बजे जब बच्चा फ्री हुआ, 2 बजे खाना खाया, 2 बजे खाना खा करके वो 1 घंटे रेस्ट किया और वो 3 बजे वापस अपने होश में आया। होश में आया कि चलो भाई अब मैं आ गया हूं। अब ध्यान से सुनना साहब, आपने अपना बच्चा बाहर से भेजा है, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई राजस्थान के किसी कोने से, कोई सुदूर महाराष्ट्र से, कहीं से बच्चा आया है। यहां पर आया हुआ जो बच्चा है, अब उसको परिवार वालों की सुबह से बात नहीं हुई है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप फैक्टर पकड़िएगा। मैंने सबसे पहले आपको ध्यान दिला दिया फिजिकल फैक्टर पर। फिजिकल फैक्टर क्या है? सुबह से उसका कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं हुआ है। दूसरा फैक्टर अब जो निकल कर आ रहा है, वो बच्चा परिवार वालों से पहली बार दूर आया है। उसको सुबह जब घर से वो स्कूल से लौट के घर आता था ना, तो उसका बैग लेने के लिए भी मां खड़ी होती थी कि बेटा आ जाओ। उसके लिए टिफिन को हटाकर उसके बैग को खाली करके उसका प्लेट सजा के उसकी मां बैठती थी, बेटा खाना खा लो। मां उससे बार बार पूछती, बेटा आज का दिन कैसा गया, आज क्या किया। आज वो मां यहां नहीं है। वो बच्चा यहां पर इमोशनल ट्रॉमा में जाता है। ये जो दूसरा उसके साथ में जो ब्रेकअप हुआ है, वो क्या हुआ है? इमोशनल। बच्चा मानसिक रूप से टूट रहा है, अवसाद आ रहा है, मां का प्यार उसे याद दिला रहा है। उधर वो मां जिसने बच्चे को गर्भ में रखने से लेकर 10वीं तक इतना निकट सजा के रखा था, आज वो उससे दूर है। फफक फफक के मां रो रही है, इधर वो बच्चा मां की याद में रो रहा है। और जब वो रो रहा है तो ये 3 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में उसे एक आदत पड़ गई है कि वो अपने घर पर फोन पर बात करेगा। मां उसे समझाएगी कि बेटा परेशान मत होना। और देखिए हमारे परिवारों में बड़ा सिस्टम है, क्या? मां और बाप इन दोनों का एक बहुत बड़ा चक्कर है। मां सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, बच्चे को कहती है बेटा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो, तू परेशान मत हो, तू पढ़ने की टेंशन मत लेना, तू सब सही है। और हमारे पिताजी पैदाइशी अमरीश हैं, अमरीश पुरी हैं। उनके साथ में सिस्टम पता नहीं क्या है कि उनके चेहरे पे कभी स्माइल ही नहीं आती है। वो हमेशा पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, ठोकरे खाएगा, ठोकरे खाएगा, ठोकरे खाएगा। वो ठोकरे खाएगा वो पिताजी का डायलॉग बन चुका है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी इस बच्चे के साथ जब बात करते हैं, बच्चा डरता है अपने पिताजी से बात करने के लिए। पापा पूछेंगे और पढ़ाई कैसे चल रही है? पापा मम्मी की याद आ रही है। अच्छा तुझे मम्मी की याद आएगी? तेरे उम्र में जब हम थे ना, हम भी पढ़ने गए थे, हमने भी ये मचाया था। अब आप फिर से चुप हो गए। ठीक है पापा, आप पढ़े थे तो मैं भी पढ़ूंगा, और जब आप पढ़े थे तो मैं भी पढ़ूंगा। वो बच्चा बेचारा यहां पर 2 माओं में फंस गया। एक तरफ फंस गया, उसकी माताजी बोल रही हैं कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तुझे मेरी याद आ रही है, मुझे तेरी याद आ रही है। 4 बज गया, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरी तरफ पिताजी रोल में आए हुए हैं, बेटा पढ़ना है, तुम्हें करना है, बिल्कुल प्रूव करना है। मैंने मिश्रा जी को बोल दिया था, मैंने गुप्ता जी को बोल दिया था, मैंने चौधरी साहब को बोल दिया था कि अपना बच्चा गया, अब देखना कुछ करके आएगा। उनका बच्चा कर गया था, अब तुझको भी करके आना है। ओके सर। इधर बच्चा बोले यस पापा। अभी कोचिंग वालों ने जो सुबह सुबह मोटिवेशन दिया था ना, जो ओरिएंटेशन में मोटिवेशन दिया था, वो पिताजी की तो लाइफ में कोई परिवर्तन आया नहीं। वो तो ऑफिस जाते हैं, माताजी उधर घर में अकेली है, इधर बच्चा घर में अकेला है, दोनों आपस में दुखी हो रहे हैं। कोई नहीं साहब, 4 बजे के बाद में बच्चे को अचानक होम सिकनेस होने का एहसास हुआ कि मेरे को याद आ रही है, मैं क्या करूं। अब यहां से आगे एक सिस्टम शुरू होता है। 4 बजे हल्की सी सांझ सी होने लगती है और कोटा रंगीन शहर हो चुका है साहब। कोटा में मनोरंजन के बड़े साधन हो चुके हैं। क्या साधन हो गया? कोटा में मनोरंजन के साधन के नाम पर बड़े बड़े तो मॉल खुल चुके हैं। एजुकेशनल एरिया में बड़ी बड़ी बिग साइज पिक्चर हॉल्स खुल चुके हैं, बार खुल चुके हैं, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, पब्स खुल चुके हैं, डांसिंग एरिया खुल चुके हैं, जो अगर लीगल नहीं खुले हैं तो इलीगल तरीके से खुले हुए हैं। कुछ ना कुछ सब चल रहा है वहां पे। अच्छा साहब, अब यह बच्चा 4 बजे सोचता है कि मैं आया हूं। अच्छा इंटरेस्टिंगली, कोटा पढ़ने जो बच्चा आ रहा है वो कोटा से भी लोअर कैटेगरी सिटी से आ रहा है। अगर कोटा टियर 2 सिटी है तो बच्चा टियर 3 टियर 4 सिटी से, या कस्बे से या गांव से आ रहा है। उसे कोटा की चकाचौंध, कोटा के अंदर 7 वंडर पार्क है, कोटा के अंदर बहुत ही सुंदर मॉल है। पहली बार वो मॉल देख रहा है, मैगडी का बर्गर खा रहा है, फोटो ले रहा है। वो समझ रहा है कि उसका जीवन बदल चुका है। अब वो यहां से बाहर निकलता है मार्केट में। मार्केट में पहुंचे, यहां पर मार्केट में कुछ ऐसे बच्चे भी उसे दिखते हैं जो कि
बड़े अच्छे घरों से आए हैं, बहुत अच्छे परिवरिश वाले हैं, बढ़िया पैसा खर्च करने में हिचक नहीं रहे हैं, बढ़िया महंगी कॉफी पीते हुए दिख रहे हैं, उस बच्चे में एंजाइटी आने लग रही है। यार मेरे तो घर वालों ने मुझे 2,000 रुपए दिए थे, अब मैं क्या करूं, मेरे इस पैसे से मैं ये करूं या वो करूं। वो बच्चा इस उधेड़ बुन में, और ये हर बच्चे के साथ घटित होने वाली घटना बता रहा हूं, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। आप किसी भी कोटा गए बच्चे से पूछ लेना, मैं वो चीज आपके साथ साझा कर रहा हूं जो एवरेज है, जो होती है, आगे बढ़ती है साहब। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, ये बच्चा 4 से 6 के बीच में अपने इवनिंग वॉक के नाम पर बाहर निकलता है। बाहर निकलकर कहां जाता है साहब, या तो ये मॉल गया, या फिर किसी ने इसको सिखाकर भेजा था कि मॉल नहीं जाना है तो ये पार्क गया। और अगर पार्क भी नहीं गया है तो इसका मन करता है कि यार मैं सुबह इतनी देर पढ़ के आया हूं, थोड़ी देर तो मुझे भी अपना समय बिताना चाहिए। इस बीच में कुछ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो समझदार हैं, पहले से ही दिमाग बनाकर गए हैं कि साहब नहीं नहीं, मेरे घर वालों ने कह के भेजा है, मैं तो बहुत दिनों से बाहर ही रह रहा था, बोर्डिंग स्कूल में था, जिसको माँ बाप की याद नहीं आ रही है, उनको वहां समझदार माना जाता है, वहां की परिभाषा में समझदार उन्हें कहा गया। अब वो क्या कर रहा है, ये बच्चा 6 बजे तक घूम फिर के आया। अब 6 बजे आया, अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहां पर इस बच्चे के केस में वो पहली बार घर वालों के बिना रह रहा है, तो उसे अचानक आजादी का एहसास हो रहा है। कैसी आजादी, वो किसी से भी बात करे, कोई टोकने वाला नहीं है, बेटा क्या कर रहे हो, कोई टोकने वाला नहीं है, बेटा किस तरह से रह रहे हो, कोई टोकने वाला नहीं है। बच्चा सोचता है यार आज तो सोने का मन कर रहा है, यार वो उठाया सो गया, आज तो यार कुछ खाने का मन कर रहा है, उठाया खा गया। वो अब तक जो उसकी मां सोचती थी उसके लिए, अब वो खुद के लेवल पर सोच रहा है। कोई बात नहीं, ये रेगुलर रूटीन नहीं है उसका, लेकिन ये इरेगुलर भी नहीं है। महीने में कम से कम 10 से 15 दिन उसके इन एक्टिविटीज में बीतते हैं। कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग बच्चा है तो 4 बजे वो वापस पढ़ने बैठ जाता है, अदरवाइज नहीं। कोई बात नहीं साहब, औसतन एक समय निकाल लेते हैं कि 5 बजे तक वो बच्चा अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ है चेयर पे। 5 बजे वो पढ़ने बैठता है। 5 बजे वो पढ़ने बैठा, टीचर ने जब उसको पढ़ाया था तो उसको घर पर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट दी गई, जिसे डीपीपी कहते हैं, वहां पे वो दिया गया, प्रैक्टिस शीट दिया गया। वो घर पे आकर प्रैक्टिस कर रहा है। यहां पर उसने एक ही सवाल किया, इतने में आधा घंटा निकल गया। सब्जेक्ट 4 पढ़ाए गए थे, वो 8 बजे तक भी अगर बैठ के पढ़ा तो उसको वो स्पीड पकड़ते पकड़ते, डे 1 में कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता ऐसा, लेकिन यहां पर तरीका है कि पढ़ना है। कोई बात नहीं, 8 बजे बच्चा खाना खाने गया, 9 बजे खाना खा के फ्री हुआ, फिर मां बाप से आधा घंटे उसने बात करी, 10 बज चुके हैं, हॉस्टल वाले ने कह दिया है बच्चों सो जाओ, लाइट बंद हो जाएगी, सो जाओ, तुम लोग रात भर जगोगे, बीमार हो जाओगे, सो जाओ। बच्चा 10 बजे या 11 बजे हॉस्टल वाले की कॉल पर सो जाता है। सुबह फिर वो 6 बजे जगता है, 6 बजे बैग उठाता है और उठा करके संस्थान पहुंच जाता है। संस्थान पहुंच चुका है साहब, वापस आ गया है वो संस्थान में। उसकी कुल मिलाकर 3 से 4 घंटे घर पर पढ़ाई हुई है। यदि वो बच्चा होम सिकनेस से ग्रसित नहीं है, यानी इमोशनली उसे घर परेशान नहीं कर रहा है, होम सिकनेस उसे नहीं खा रही है, तो वो बच्चा केवल और केवल 4 घंटे अधिकतम पढ़ पाया। 6 घंटे में टीचर ने जो पढ़ाया, 4 घंटे में उसने रिवाइज किया, उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब एक जैसे दिमागधारी नहीं हैं। कुछ बच्चे हमारे में इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट भी हैं, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। कुछ बच्चों को सीखने में उसी विषय को थोड़ा समय लगता है, और वहीं पर वो ये बच्चा जो है ना, वो समझने में कहीं पीछे छूटता चला जाता है। अब यहीं से क्या शुरू होता है, अब वो सुनिए। अब होता है फेज 2। फेज 2 क्या है साहब, बच्चे को जो कोचिंग में आपने डाला, 21 दिन बाद इस पोल्ट्री फार्म में अच्छी मुर्गियों को छांटकर ऊपर लाया जाता है। कैसे, यहां पर 15 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, 28 दिन में फिक्स टेस्ट होते हैं साहब। संडे टेस्ट उन्हें बोला गया है। ये टेस्ट, अब आप पूछेंगे कि कोचिंग वाले टेस्ट कराते क्यों हैं, वो भी सब बताएंगे आपको, चिंता मत करिए, सारी बातें समझिएगा। ये दूसरा गेम है, वो जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये वो वाला पर्सपेक्टिव है जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा काला सच पता चल जाएगा। और वो क्या है, आगे क्या होता है, अब उसको दूसरे पेज पर समझाते हैं साहब। अब आपको क्या हुआ कि यहां पर कोचिंग संस्थानों ने आपका 14वें दिन या 21वें दिन टेस्ट रखा हुआ है। अब टेस्ट जिस दिन रखा हुआ है, आप सब बच्चे वहां पर टेस्ट में गए एनरोल होने के लिए। मैंने आपको पहले ही कहा था 5000 बच्चे थे, मान लीजिए 11th के अंदर। अब यहां से अच्छी मुर्गियों को छांटा जा रहा है। कैसे, इन 5000 बच्चों ने टेस्ट दिया, परफॉर्मर को सेलेक्ट किया,
टॉपर जो निकला, टॉपर की रैंकिंग दे दी गई। टॉपर की रैंकिंग कैसे दे दी गई कि भाई 5000 बच्चे हैं, 5000 में से जो टॉपर है वो शुरुआत में ही उसकी रैंक टकती है वहां पर कि भाई 500 बच्चे यहां पर टॉप किए और पूरी ग्रेड वाइज ग्रेड उसको यहां पर दे दिया जाता है। अब क्या होता है साहब, बच्चों का रैंकिंग कैसे आता है, 1 से लेकर 100, 100 से लेकर 200, ऐसे करके रैंकिंग दे दी गई, या 1 से लेकर 150, 150 से लेकर के 300, ऐसे करके रैंकिंग दे दी गई। अब क्या होता है, जिसकी फर्स्ट रैंकिंग आई है इसको उठा करके एक बैच में डाल दिया जाता है जिसका नाम होता है A1 बैच। जो 150 से लेकर 300 के बीच में आता है इसको नाम दे दिया गया A2 बैच। ऐसे ही 300 से लेकर के 450 के बीच में जो आया उसको बना दिया गया A3 बैच। अब ध्यान से समझिएगा साहब, आप पूछेंगे ये क्या चक्कर है सर, ऐसे कैसे होता है। हमने कहा आप वो भी समझ लीजिए। A1 में अब आपको पता है कि टॉपर ही बच्चा पढ़ रहा है, टॉपर, उससे थोड़ा टॉपर, उससे कम, उससे कम, और ऐसा करते करते ए के अंदर 10 सीरीज, बी के अंदर 10 सीरीज, ऐसे करते करते D10 तक बैच बना दिए मान लीजिए। अब जो स्मार्ट कोचिंग है उनका भी सॉल्यूशन बताऊंगा उनने क्या कर रखा है, लेकिन पहले ये समझिए ये लोग करते क्या हैं। ये जो A1 बैच वाला बच्चा है इसको पढ़ाने के लिए जाता है HOD, संस्थान का सबसे महंगा फैकल्टी, जिसका पैकेज कम से कम 2 करोड़ रुपए है। ये काला सच नहीं है, ये सच्चा सच है। कोटा के अंदर करोड़ों रुपए के पैकेज प्राप्त करने वाले उन 4000 में से कम 400 टीचर होंगे जिनका पैकेज 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, आराम से होंगे। उनको सालाना 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। किस काम के लिए, रैंकर लाइए, रैंकर आएगा तो बैंकर आएगा, पैसे देने वाला आएगा। ये जो 1 से लेकर के 100, 150 वाले बच्चे हैं इनको पढ़ाता है वो संस्थान का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे मंझा हुआ टीचर, जिसने हर तरह से इंटेलिजेंट बच्चे को टैकल करना सीख लिया है। वो परेशानियां सॉल्व कराने का तरीका जानता है, तेजी से उन्हें सॉल्व कराता है और फास्ट फॉरवर्ड वे में उन्हें आगे ले जाता है। अच्छा, अब यहां पर और बच्चों के लिए क्या होने लगता है, निराशा होने लगती है। कैसी निराशा कि यार मैं अगर इस टॉपर के साथ में शामिल नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अब बच्चे के अंदर एक कुंठा पैदा होने लगती है। आप विचार करिए, इसको बैच रीशफलिंग कहते हैं। जब पहली बार बैच रीशफलिंग होती है ना, उस समय पर बच्चों को अपने अंदर इतना डाउट पैदा हो जाता है कि यार मेरा क्या होगा। बोले क्यों, क्योंकि मैं तो D10 में हूं, फीस तो मैंने भी उतनी ही दी है, अब मेरा क्या होगा। मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि A1 में जो है वही बच्चा टॉप 100 में रैंक लाएगा। मेरे को तो दिखाया गया था A1 का नजारा, मैं तो D10 में पड़ा हुआ हूं। और यहां पर कौन सा टीचर है, जो ट्रेनी फैकल्टी आया है, जो ताजा ताजा टीचर बनकर आया है, जिसकी तनख्वाह मुश्किल से 5-10 लाख रुपए साल की है, उसको उठा करके D10 बैच में दे रखा है। अब आप खुद से सोचिए, एक फैकल्टी यहां पर है और एक फैकल्टी करोड़ों का यहां पर है। करोड़ों वाला फैकल्टी जिसको पढ़ा रहा है वो 150 बच्चों पर दिन रात मेहनत करके उनसे रैंक निकालने की कोशिश कर रहा है। बैंकर वाले बच्चे को टीचर के द्वारा समोसे खिलाए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है, पार्टी दी जा रही है, संगीत गाया जा रहा है। आप कोटा का कभी भी कोई वीडियो ढूंढिएगा गूगल करके, आपको वहां मिल जाएगा गाने गाते हुए टीचर। मेरा भी वीडियो मिल जाएगा, ढूंढिएगा गाने गाते हुए मेरा वीडियो मिल जाएगा। वो क्यों है, बच्चों को मनोरंजन भी तो देना है, क्योंकि उसको निराशा हो चुकी है। वो टीचर मनोरंजन दे रहा है, बेटा खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, जीना है तुम्हें, उसको क्योंकि डिप्रेशन नहीं लाना है। बेचारा टीचर भी तो इंसान है ना, वो भी तो समझ रहा है कि क्या करें, लेकिन मजबूर है सिस्टम के आगे। आगे क्या करना है। अब यहां से उस बच्चे को फिर मोटिवेशन दिया जाता है कि तुम पढ़ोगे तो तुम भी A1 में जा सकते हो। लेकिन यहां तक बहुत देरी हो चुकी होती है। देरी किस बात की, उसको पढ़ाने के लिए अलग टीम लग चुकी है, इसको पढ़ाने के लिए अलग टीम लग चुकी है। यह बच्चा कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाता, करता भी है तो फिर वो कभी कभी मिरेकल कह लीजिए कि हाँ भाई कर गया। नंबर 1 पार्ट। अब कोचिंग वालों ने इसका समाधान निकाल लिया। कई कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो टेस्ट लेते ही नहीं है, तो क्या करते हैं, वो डे 1 में ही जब बच्चा पेपर देने आता है ना, जब उसका इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है, उसी समय उसको साइड में कर लेते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, इसको साइड में रखो। इस बच्चे ने पहले NTSC का एग्जाम या ओलंपियाड का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, इसको साइड में रख लो, ये इंटेलिजेंट है, ये रैंक लाएगा, इसको अलग कर दो, इसको पहले ही बैच में डाल दो। इसका 10th में ऑल इंडिया जो इन्होंने टेस्ट लिया उसमें 10th में अच्छा परफॉर्मेंस है, इसे अलग डाल दो। अपने ऊपर जिम्मेदारी मत लो कि हमने इसको पीछे डाला था।
मेरे प्यारे साथियों, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण, जिसको पुलिस कह रही है ना अभी कि बच्चा वीकली टेस्ट के कारण ऐसा कर रहा है, वो जो कारण उन्होंने बताया वो यही है, संडे को होने वाला टेस्ट जिससे बच्चों की रैंक देकर ऊपर भेजा जाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और बनेगा, क्या बनेगा? सर, कोचिंग वाले टेस्ट बंद क्यों नहीं कर देते? आप मुझे बताओ, अगर टेस्ट नहीं लिया तो छन करके अच्छी मुर्गियां ऊपर कैसे आएंगी? छानने के लिए कोई तो तरीका होगा, वो तरीका केवल टेस्ट है। उसमें से ही निकाल करके वो टॉप बच्चे को लेकर आते हैं। टॉप बच्चे को, अब आगे सुनिए क्या होता है। अब ये जो A1 बैच बना है ना, इसके 150 की 150 बच्चे काम के नहीं है उनकी नजर में, इनका भी अलग से टेस्ट लिया जाता है। इनका जो अलग से टेस्ट होता है उसमें से छन करके निकल कर आते हैं 25 से 30 बच्चे, और उन्हें रखा जाता है एक और बैच में जिसको कहा जाता है A0 बच्चे, प्रीमियम बच्चे हैं ये। कोचिंग वाले इनको 5 स्टार फैसिलिटी खुद के लेवल पर देते हैं। बोले बेटा तुमने तो टेस्ट में एकदम ही उखाड़ दिए, पुराने क्वेश्चंस तुमने उड़ा दिए। ये जो टॉप 25 बच्चे हैं इनको बिल्कुल घर जैसा माहौल कोचिंग वाले देते हैं। कोचिंग वाले मालिक अपने घरों में इन्हें रखते हैं, मालिकों के द्वारा इनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी, एकदम घर जैसा माहौल, इनको पढ़ाने के लिए दिन रात टीचर सब दिया जाता है। और जब सब दिया जाता है तो ये बच्चे क्या हैं? ये 25 से 30 बच्चे ही हैं जो कि टॉप 10 में रैंक लेकर आएंगे। अब ये जो टॉप 10 में रैंक लाएगा बच्चा, इसको भी पकड़ के इस तरह रखा जाता है कि तू सिलेक्शन पा जा बेटा, तेरे को 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा, तेरे को 20 लाख रुपए इनाम मिलेगा, तेरे घर वालों को बंगला मिलेगा, तो चिंता मत कर। ये इनके लिए रैंकर है। रैंक, क्योंकि आप भी क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो सबसे पहले अखबार का पन्ना खोलकर ये देखते हैं रैंक 1 कहां से आई। आपकी मानसिकता सेट हो गई है, रैंक 1। आपको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपसे अभी भी कह दूं ना कि लास्ट 5 साल की रैंक 1 बता दो कौन सी है, आपको नहीं पता है। अगर मैं आपसे यह पूछ लूं लास्ट ईयर रैंक 1 कौन था, आपको नहीं पता है। अजी और छोड़िए, यूपीएससी का इतना ग्लैमर है ना, एक आध रैंक 1 आपको याद होंगे, आज तक के कितने रैंक 1 आए किसी को याद नहीं। पर मानसिकता इस भेड़ चाल में हमेशा आगे देखने की बन गई। बच्चा यहां पर पिसना शुरू हो गया। मैंने कितने सारे कारण बताए, होम सिकनेस और यहां पर परफॉर्मेंस फेलियर। अब क्या होता है, ये जो बच्चा यहां पर परफॉर्मेंस में फेल हो रहा है, इसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि बेटा बताओ कैसा रहा परफॉर्मेंस। अपने पेरेंट्स को वो बताने की स्थिति में ही नहीं है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा। आप खुद से सोचिए ना, अगर आपको कोचिंग ने ये कह दिया कि तुम्हारा रैंक ये चल रहा है, तुम्हारे इतने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, क्या आप घर वालों को ये उम्मीद अब दे पाएंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि बड़ा सॉर्टेड है। अगर 800 नंबर का पेपर है, आप 650 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हो, नीट के अंदर 750 का पेपर है, 600 से ऊपर नंबर लेकर, 650 से ऊपर लेकर आ रहे हो, सिलेक्शन पाओगे? नहीं तो नहीं पाओगे। ये तो घर वालों को भी पता है। आप घर वालों को क्या बताओगे? अभी जो रिसेंटली कोटा में एपिसोड हुआ वो ऐसा ही एपिसोड था। उसमें क्या हुआ ना, कोटा का एक बच्चा जिसने टेस्ट दिया, उसको अपने टेस्ट पेपर में 250 नंबर ही बनते हुए दिखाई दिए। उसके घर वाले अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं? अच्छे से ये जानते हैं कि 650 से ऊपर नंबर आएगा तो ही डॉक्टर बनेगा, 250 पे तो डॉक्टर बनेगा ही नहीं। घर वालों को पूरी अवेयरनेस है इस बात की, उन्होंने हर बच्चे से पूछ रखा है। बच्चा घर पे क्या जवाब दे? मुझे आप समाधान बता दो। मैंने आपके सामने वो प्रैक्टिकल रियलिटी रखी है ला करके। यहां से आगे जो लड़ाई हो रही है ना, वो ये हो रही है कि बच्चे के बिहेवियर से पता लगाओ कि वो सुसाइड करेगा या नहीं करेगा। उसके वर्बल बिहेवियर को देखो, उसके इनवर्बल बिहेवियर को देखो, वो कहीं अकेला तो नहीं रह रहा है, खाना खाना तो नहीं छोड़ दिया। अरे यार, आप ये भी तो सोचो कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या हो गया है। पता है सही मायने में क्या होना चाहिए? जो मेरी राय में, हालांकि मेरी राय पता नहीं कौन मानेगा, अगर कोई बच्चा इस तरह से है जिसकी परफॉर्मेंस पुअर चल रही है, उन बच्चों के पेरेंट्स को मैंडेटरी कोचिंग संस्थानों को बुलाना चाहिए कि सर आप चले आइए, इस बच्चे का परफॉर्मेंस इस वीक पुअर रहा है, आप एक बार के लिए इसको समझाइए और हम 100% फीस आपकी रिफंड करने को तैयार हैं, क्योंकि ये बच्चा कहीं इस वजह से डिप्रेशन में ना चला जाए कि ये नहीं कर पाएगा। सच्चाई बताना इतना मुश्किल क्यों है? आप उस बच्चे को जो कोरी कल्पना देकर चल रहे हैं, उसका समाधान कोचिंग संस्थान ही निकाल सकते हैं। कोचिंग संस्थानों को अगर रैंकर दिख गए हैं तो क्यों ना कोचिंग संस्थान इन 150-200 बच्चों को ही फोकस करें। ये जो बच्चे जो बेरोजगार बनाकर वहां से भेज रहे हैं, उनको बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? क्यों नहीं उनके पेरेंट्स को यह कह दिया जा रहा है कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, रहने दीजिए। और पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान से सुन लें साहब। आपको संभव है कि एक बार के लिए यह कड़वा सच लगे कि आपका बच्चा आईआईटीएन कैसे नहीं बन सकता। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप कलेक्टर बन गए थे क्या? क्या फिर आप अंबानी बन गए थे क्या?
क्या आप शहर के विधायक या सांसद बन गए थे क्या? जो काम आप नहीं कर पाए, बच्चे से क्यों अपेक्षा रख रहे हैं? कोई ना कोई काम वो भी अच्छा कर लेगा ना। उसे क्यों आपने आईआईटी और मेडिकल की इस दौड़ में ऐसा दौड़ा दिया कि नहीं वो कर सकता है इसलिए तुम भी करोगे? मेरा एक छोटा सा इस मामले में आर्ग्यूमेंट है। एक जंगल के अंदर हर प्रकार का जीव रहता है, हाथी भी है, शेर भी है, हिरण भी है, तोता भी है, बिल्ली भी है, मैना भी है, सब रहते हैं। और आपने उन सबसे कह दिया कि बेटा चलो और दौड़ लगाओ, इस दौड़ का जो विनर होगा वही राजा कहलाएगा। क्या आपको लगता है हाथी दौड़ में जीत जाएगा? है? आपने दूसरी तरफ एक कंपटीशन रख दिया कि जिस पेड़ पर जो सबसे पहले चढ़ जाएगा वो विनर कहलाएगा। आपको लगता है कि वहां पर जाकर के हाथी बैठ जाएगा, या शेर जल्दी चढ़ जाएगा, या बंदर जल्दी चढ़ जाएगा? आपने कैसे सोच लिया कि हर बच्चा एक ही रेस के अंदर दौड़कर टॉपर बनेगा? यह सोचने की सघन आवश्यकता है। हो सकता है आपके बच्चे के अंदर कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट छिपा हो सकता है आपके बच्चे के अंदर बहुत बड़ा म्यूजिशियन छिपा हो, बहुत बड़ा लेखक छिपा हो सकता है आपका बच्चा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला हो। अरे कम से कम और कुछ नहीं तो आपका सहारा बनने के लिए आप जो कर रहे हैं उसमें ही हाथ बढ़ाने के लिए बैठा हो। पर नहीं, यह सोचने की सघन बहुत बहुत ज्यादा डीप आवश्यकता है। कोचिंग संस्थानों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो केवल कोचिंग वाले ही गुनहगार हैं। नहीं, वो भी गुनहगार नहीं है। आप बैग भर के पैसा आप अपने बच्चे को लेकर वहां पहुंचते हैं, वो काम तो केवल आपको कैटर करने का कर रहे हैं। आजकल उन्होंने भी ये कोशिश कर ली है कि जो टॉपर को पढ़ाने वाली फैकल्टी है वो फैकल्टी बाकी बैचेस में भी पढ़ाए, उसके भी रैंडम बैचेस लगा रखें कि वो तू D10 को भी पढ़ाएगा, तू D1 को भी पढ़ाएगा, लेकिन वो बच्चा अच्छे से जानता है भाई कि वो यहां पे क्या पढ़ाएगा और वहां पे क्या पढ़ाएगा। अच्छा क्राउड होगा, मैं खुद टीचर हूं, मैं जानता हूं जैसा क्राउड होता है वैसा कंटेंट डिलीवर होता है, टीचर का ऑटोमेटिक मॉडल बदल जाता है। अच्छा क्राउड दिख रहा है तो टीचर अपने आप से अच्छे क्वेश्चंस कराने लगता है। जब क्राउड को समझने में दिक्कत आती है टीचर हर बात को खोल खोल करके ले जाता है, आराम आराम से, बेटा तू खुश रहे, तेरा सेटिस्फेक्शन जरूरी है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन उम्मीद है कि आप इस विषय से बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाए होंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, बिहेवियरल। फिर भी अब इसके समाधान की भी बात कर ही लेते हैं। कैसे पहचाने कि बच्चे के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट हो रही है? उसके बोलने के व्यवहार से आप पता लगा सकते हैं। वो कुछ ऐसी बातें कर रहा हो जो नकारात्मक हो, वो ऐसा कह रहा हो कि वो दुनिया से परेशान हो चुका है। नॉन वर्बल, वो कोई नेगेटिव पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा है, या फिर वो कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा है जो कि आपको ऑफेंसिव लग रही है। बिहेवियर में वो आइसोलेट रह रहा है। ऐसी चीजों से आप पहचान सकते हैं कि वो बच्चा डिप्रेशन में है। ऐसे बच्चे का क्या समाधान है? पहले उसकी काउंसलिंग की जाए, नंबर 1। दूसरी चीज, उसके परिवार वालों से उसे तुरंत मिलाया जाए। तीसरी चीज जो मैं हर बच्चे से कहता हूं, उसके जीवन की दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटीज को डाला जाए। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, ये मैंडेटरी किया जाए। अगर इस तरह का व्यवहार में, क्योंकि नेगेटिविटी को किल करने के लिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो डोपामाइन आपका स्रावित होता है वो आपकी नेगेटिविटी को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। तो उम्मीद है आपको एकेडमिक कारण, फिजिकल कारण, साइकोलॉजिकल कारण, फैमिली का कारण, मेजर लाइफ इवेंट्स में भी कई बार क्या होता है, बच्चों का हार्मोन चेंज हो रहा होता है। जब हार्मोन चेंज हो रहा होता है ना तो उन्हें ताजा ताजा प्यार हो जाता है। वहां पे कोचिंग का प्यार तगड़ा वाला प्यार होता है साहब। कुछ बच्चों को अचानक, क्योंकि वो घर से बाहर निकले हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी लड़कियों के साथ पढ़े ही नहीं, वो अकेले ही रहे थे, अभी तक कोएड एजुकेशन में वो आए नहीं थे। अचानक उन्हें लगता है कि ये जो सुंदर कन्या दिखी, सुंदर कन्या को दिखा कि ये सुंदर पुरुष दिखा, उन्हें एक दूसरे के प्रति हार्मोन की वजह से आकर्षण होने लगता है। उसे लगता है कि वो मेरा प्यार है। और आजकल जो वेब सीरीज बन रही है उसमें बच्चों को प्यार को ध्यान में रखते हुए वेब सीरीज बनाई जा रही है। वो जो कोटा फैक्ट्री वगैरह, उसमें बच्चों की लव स्टोरी दिखाई जा रही है। बच्चा इससे इतना उत्साहित होता है कि कोटा जाऊंगा तो मेरी भी लव स्टोरी होगी। बच्चों की लव स्टोरीज चल रही है साहब। बिकता है ना, माल बिकता है ना। क्योंकि फिर वही बात, रैंकर और बैंकर, रैंकर तो इन चीजों को देख ही नहीं रहा है, और जो बैंकर है ना वो सब कुछ कंज्यूम कर रहा है। आपने वीडियो बना के डाल दिए, कोटा में ऐसा होता है, कोटा में ये है, कोटा में यूं है, वो वही सब काम कर रहा है। ठीक है, एनीवे, तो ये सबसे बड़ा कारण हुआ। एक और कारण जो सोशो इकोनॉमिकल कारण है वो क्या है? बच्चा जिस परिवेश से निकलकर वहां गया है वहां अचानक अपने आप से बड़े पैसे वाले लोगों को वहां देखता है, अपने अंदर अंतर पाता है, उसमें एक नेगेटिविटी घर करने लगती है कि मेरा ये घर कब बनेगा, मैं ऐसा पैसे वाला कब बनूंगा। इस वजह से भी उसके अंदर एक बड़ी चुनौती आने लगती है। बाकी आप इस विषय पर किस तरह से क्या सोचते हैं वो जरूर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।